हाय गाइज, आई एम राजन पांडे और आप देख रहे हैं शेक्सपियर क्लासेस को, जो कि बिहार में आईएससी के लिए अच्छे कोचिंग संस्थानों में से एक है। और इसका प्रमाण है हमारा हर साल का बेहतर से बेहतर रिजल्ट। जैसे आप इस साल का इंटरमीडिएट का रिजल्ट देखें तो हमारे साथ जो यहाँ पे फोटो में है, जिनको मैं मिठाई खिला रहा हूँ, ये है धीरज कुमार। इन्होंने बिहार इंटरमीडिएट रिजल्ट 2020 में 9वें स्थान को हासिल किया। इनका कुल प्राप्तांक है 466 अंक और बिहार के टॉप 10 पे ये 9वें स्थान पे काबिज हैं। इनके साथ साथ सैकड़ों विद्यार्थियों ने अच्छे मार्क्स लाकर बिहार का तथा कोचिंग का नाम रोशन किया। ये मेरे साथ जो फोटो में दिख रहे हैं, ये है मंटू कुमार और ये 2019 में 446 अंक लाकर हमारे कोचिंग और क्षेत्र का नाम रोशन किया और ये जिला टॉपर थे। इस तरीके से इनके पहले विवेक कुमार सिंह, वो भी जिला टॉपर थे। हमने हर साल बेहतर से बेहतर रिजल्ट दिया है। डियर स्टूडेंट, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि कोरोना के वैश्विक महामारी के चलते हम लोगों का कोचिंग संस्थान अब तक नहीं खुला और कब तक खुलेगा इसका कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। अतः आज से हम लोग अपने 11th की पढ़ाई ऑनलाइन करेंगे, जिसकी शुरुआत मैं मैथ से करने जा रहा हूँ। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मैथ का पहला चैप्टर है सेट। ठीक है, सेट का हिंदी होता है समुच्चय। तो पहले हम लोग सेट चैप्टर का इंट्रोडक्शन जानेंगे, उसके बाद एक्सरसाइज को शुरू करेंगे। तो सेट क्या है? तो सेट होता है कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड सेट। मतलब सुपरिभाषित वस्तुओं के समूह को क्या कहते हैं? सेट कहते हैं। ठीक है, अब आप लोग कहेंगे सुपरिभाषित समूह क्या है? तो शॉर्ट की मैं ट्रिक से पढ़ाऊं तो वह संग्रह, वह समूह जिसका केवल एक आंसर हो, वह समूह जिसका केवल एक आंसर हो वो सेट है। अब वह समूह जिसका अलग अलग आंसर हो सेट नहीं है। ठीक है, पहले समझ जाए, एक आंसर वाला सेट है, जिसका अलग अलग आंसर हो सेट नहीं है। अब आप लोग कहेंगे समूह क्या है? तो समूह होता है कि एक जैसे वस्तुओं को एक साथ सजाना क्या है? समूह है। जैसे कुछ समूह मैंने बोर्ड पे लिखा है, प्राकृतिक संख्याओं का संग्रह, जैसे शुरू होने वाले महीनों का संग्रह, हमारे घर में बर्तनों का संग्रह, हमारे गाँव में पेड़ों का संग्रह। ठीक है, चाहे अक्षय कुमार के फिल्मों का संग्रह, खतरनाक जानवरों का संग्रह, अच्छे खिलाड़ियों का संग्रह। ठीक है, तो एक जैसे वस्तुओं को एक साथ रखने को क्या कहते हैं? संग्रह कहते हैं। और सभी संग्रह जो होते हैं सेट नहीं होते हैं। वह संग्रह जिसका केवल एक आंसर हो वो सेट है, और वह संग्रह जिसका अलग अलग आंसर हो सेट नहीं है। इस बात को आप लोग समझ जाएंगे। सभी संग्रह सेट नहीं होते हैं। जिसका एक आंसर हो सेट, जिसका अलग अलग आंसर हो सेट नहीं है। जैसे कुछ संग्रह बोर्ड पे है, अब हम देखते हैं इसमें कौन सेट है कौन सेट नहीं है। जैसे पहला क्वेश्चन है प्राकृतिक संख्याओं का संग्रह। अगर मान लीजिए प्राकृतिक संख्याओं का संग्रह लिखना हो तो कोई भी क्या लिखेगा? 1 2 3 4 5 अनंत तक। अगर 50 विद्यार्थी से कहा जाए कि आप प्राकृतिक संख्याओं का संग्रह लिखें तो प्रत्येक विद्यार्थी यही लिखेगा, क्योंकि प्राकृतिक संख्या शुरू होता है 1 से, 1 2 3 4 अनंत तक लिखेगा। हर विद्यार्थी का आंसर यही होगा, क्योंकि हर विद्यार्थी जानता है कि प्राकृतिक संख्या 1 से शुरू होता है और अनंत पे खत्म होता है। ठीक है, और एक बात और ध्यान दें, अगर सेट में कोई संख्या हो या कोई सिंबल हो, ठीक है, तो उसको हमेशा हम लोग कर्ली ब्रैकेट मतलब मझोला कोष्टक में लिखते हैं। किस में लिखते हैं? मझोला कोष्टक में। इसलिए मैंने इसको मझोला कोष्टक में लिखा। लैंग्वेज हो तो ऐसे रहेगा, लेकिन अगर कोई संख्या आ जाए या कोई सिंबल आ जाए तो सेट को हमेशा कर्ली ब्रैकेट में लिखते हैं। एक बात और आप लोग समझ सकते हैं, कोई भी चीज़ कर्ली ब्रैकेट में हो तो उसे हम लोग सेट कहेंगे, मतलब सुपरिभाषित होना चाहिए। ठीक है, तो प्राकृतिक संख्याओं का संग्रह क्या है? सेट है। या क्या है? सेट है, क्योंकि इसका जवाब केवल एक मिलेगा। और हम जानते हैं जिसका जवाब केवल एक हो सेट है, अलग अलग जवाब हो तो सेट नहीं है। ये वाला ले, क्वेश्चन नंबर 2, जे से शुरू होने वाले महीनों का संग्रह। अब आपसे बोला जाए कि आप जे से शुरू होने वाले महीनों को लिखें, तो जे से क्या लिखें आप लोग? जनवरी, जून और जुलाई। अगर मान लीजिए 10 विद्यार्थी से कहा जाए कि आप जे से शुरू होने वाले महीनों के नाम लिखें, तो 10 का जवाब यही होगा।
जनवरी, जून, जुलाई। ठीक है, कोई भी अलग नहीं दे सकता। तो इस संग्रह का केवल एक आंसर मिल रहा है, इसलिए क्या है, सेट है, सेट है। क्वेश्चन नेक्स्ट, अक्षय कुमार के फिल्मों का संग्रह। अगर आपसे कहा जाए कि आप अक्षय कुमार के फिल्मों का संग्रह निकालें, तो मान लीजिए अक्षय कुमार 50 फिल्म बनाए हैं, तो कोई भी विद्यार्थी वही ना 50 फिल्म का नाम लिखेगा, कोई अलग से तो लिख नहीं देगा। अगर अक्षय कुमार का पूछा जाए तो आप सलमान खान के तो लिख नहीं देंगे। तो इस तरह का भी क्या होता है, सेट है। इस तरह का भी संग्रह क्या है, सेट है। अगर क्वेश्चन नेक्स्ट, अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर्ण वर्णों का संग्रह। तो अंग्रेजी वर्णमाला में कितने स्वर होते हैं, 5, ए, ई, आई, ओ, यू। अगर इस क्वेश्चन को 20 विद्यार्थी से कहा जाए तो सबका जवाब एक होगा, केवल यही जवाब सब कोई देगा। किसी से भी पूछो कि बताइए अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर कौन कौन है, तो कोई भी जवाब यही देता है, ए, ई, आई, ओ, यू। मतलब इस संग्रह का केवल एक ही आंसर है, इसलिए क्या है, सेट है। तो हम लोग क्या समझे, जिसका केवल एक ही आंसर हो वह सेट है, और जिस संग्रह का अलग अलग आंसर हो सेट नहीं है। जैसे इसको देखें, अच्छे खिलाड़ियों का संग्रह। अब दो व्यक्ति से पूछा जाए कि आप अच्छे खिलाड़ियों का संग्रह बताएं, तो किसी के अनुसार विराट कोहली अच्छा है, तो किसी के अनुसार धोनी अच्छा है। दोनों का संग्रह अलग अलग हो सकता है। इस क्वेश्चन को अगर 10 विद्यार्थी से पूछा जाए कि आप अच्छे खिलाड़ियों का संग्रह बनाइए, तो 10 का आंसर अलग अलग हो सकता है, क्योंकि मैं बोल दिया हूँ किसी के अनुसार विराट अच्छा है, तो किसी के अनुसार धोनी अच्छा है, तो किसी के अनुसार कोहली अच्छा है। मतलब अलग अलग व्यक्तियों का अच्छा खिलाड़ी अलग अलग है, तो इसका आंसर अलग अलग हो सकता है, इसलिए सेट नहीं है। यहाँ पे दें, खतरनाक जानवरों का संग्रह। जैसे दो व्यक्ति को दिया जाए खतरनाक जानवरों का संग्रह बनाए, तो कोई संग्रह में लिख देगा मान लीजिए बाघ, कुत्ता। तो किसी के अनुसार मान लीजिए शेर खतरनाक है, तो लिख देगा शेर, और किसी दूसरे जानवर का नाम ले लेगा। तो इस संग्रह को भी अलग अलग व्यक्ति अलग अलग करेंगे, इसका आंसर अलग अलग हो सकता है, इसलिए क्या है, सेट नहीं है। इसको ले, सर्वश्रेष्ठ अभिनेताओं का संग्रह। मान लीजिए हमने दिया 10 विद्यार्थी को कि आप लोग अपने सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के नाम लिखें, तो कोई सलमान खान को सर्वश्रेष्ठ समझता है, तो कोई सोनू सूद को सर्वश्रेष्ठ समझता है, कोई अक्षय कुमार को समझता है। मतलब अलग अलग विद्यार्थियों का आंसर अलग अलग हो सकता है, इसका एक आंसर लाना संभव नहीं है। अगर इस क्वेश्चन का जवाब 5-6 व्यक्ति दें तो उनका आंसर 5-6 हो सकता है, इसलिए क्या है, सेट नहीं है। शॉर्ट में हमने क्या सीखा, वह संग्रह जिसका आंसर एक ही हो, किसी से भी पूछो वही आंसर दे, वह सेट है। वह संग्रह जिसका अलग अलग आंसर मिल जाए, ठीक है, अलग अलग व्यक्तियों से पूछने पर अलग अलग आंसर मिल जाए, वो सेट नहीं है। जैसे प्रकृत संख्याओं का संग्रह, किसी से भी व्यक्ति से हम पूछेंगे, कहीं भी पूछेंगे तो यही देगा, क्योंकि यही होता ही है, इसका केवल एक आंसर है, इसलिए सेट है। लेकिन हम सर्वश्रेष्ठ अभिनेताओं का संग्रह पूछेंगे तो अलग अलग व्यक्ति अलग अलग आंसर दे देगा, इसलिए सेट नहीं है। सेट के कुछ और उदाहरण लेते हैं। मैं आप लोगों को पढ़ा चुका हूं कि अगर संख्याओं को या चिन्हों को अगर हम कर्ली ब्रैकेट में डाल दें, मझोला कोष्ठक के अंदर में रखें, तो क्या होता है, सेट होता है। और सेट को हम लोग कैपिटल लेटर से इंडिकेट करते हैं। जैसे ए क्या है, एक सेट है। क्यों सेट है, क्योंकि कर्ली ब्रैकेट के अंदर कुछ संख्या लिखे गए हैं। बी भी क्या है, एक सेट है। क्यों सेट है, क्योंकि कर्ली ब्रैकेट के अंदर कुछ लेटर लिखे गए हैं। सी भी क्या है, एक सेट है, क्योंकि कर्ली ब्रैकेट के अंदर संख्या लिखे गए हैं। तो ध्यान रहे, कर्ली ब्रैकेट के अंदर संख्या, सिंबल, लेटर लिखा जाए तो हमेशा वो क्या होता है, सेट होता है। अब समझ ले, इसमें जब कोई चीज सेट हो तो उसकी एक पहचान है कि वो किस मझलो कोष्ठक के अंदर रहेगा। और इसमें का प्रत्येक संख्या को हम लोग संख्या नहीं बोलेंगे, प्रत्येक संख्या को हम लोग बोलेंगे एलिमेंट्स। क्या है, एलिमेंट्स। यह क्या, एलिमेंट्स, इसके हिंदी होता है अवयव। अब आपसे पूछा जाए कि एक सेट है, तो सेट ए में कितने एलिमेंट्स हैं, तो सेट ए में 1 2 3 4 5 6 7। तो सेट ए में क्या है, 7 एलिमेंट्स हैं। हम इसको समझने के लिए ऐसे लिख सकते हैं, ए इज ए सेट। ए एक सेट है जिसमें 7 एलिमेंट्स हैं, एलिमेंट्स हैं। ए क्या है, सेट है। क्यों मालूम चला कि सेट है, क्योंकि यह मझोला कोष्ठक के अंदर है।
और उसमें कितने एलिमेंट्स हैं? 7 एलिमेंट्स है। देखिए तो 1 2 3 4 5 6 7। उसी तरह से बी भी एक क्या है? सेट है जिसमें 1 2 3 4 5 5 एलिमेंट्स हैं। उसी तरह से सी भी एक क्या है? सेट है जिसमें अनंत एलिमेंट्स है, इन्फिनिट, अनंत तक गया है। देखिए कहीं रुका नहीं, अनंत तक गया है। तो सी भी एक क्या है? सेट है जिसमें अनंत एलिमेंट्स है। बोर्ड पे ध्यान दे। मान लीजिए अगर आपको ऐसा साइन मिले 2 लेस देन इक्वल टू n लेस देन इक्वल टू 7, तो इसका अर्थ क्या है? ठीक है, क्योंकि बार बार ऐसा मिलेगा हम इंटरमीडिएट में। तो इसका अर्थ है, अगर देखिए 2 के बगल में या किसी भी अंक के बगल लेस देन इक्वल टू हो, यहाँ भी लेस देन इक्वल टू है। ठीक है, आप लोग लेस देन ग्रेटर देन जानते हैं। तो इसका मतलब हुआ अगर लेस देन के नीचे इक्वल टू हो, यहाँ भी लेस देन के नीचे इक्वल टू हो, मतलब बराबर का चिन्ह हो, तो इसका मतलब हुआ 2 से लेकर 7 तक, मतलब 2 को भी शामिल करना और 7 को भी शामिल करना है। तो यहाँ पे जो बीच में रहता है उसका मान होता है। तो n का मान क्या है? 2 से लेकर 7 तक। तो क्या होगा? 2 3 4 5 6 7। जहाँ n क्या है? n मतलब होता है नेचुरल नंबर। ठीक है, नेचुरल नंबर का साइन क्या होता है? n होता है। नेचुरल नंबर आप लोग मैट्रिक में पढ़े, 1 से लेकर अनंत तक की संख्या को क्या बोलते हैं? नेचुरल नंबर बोलते हैं। यहाँ देखें, यहाँ 2 लेस देन n लेस देन 7 है, लेकिन नीचे इक्वल टू नहीं है। देखें इक्वल टू नहीं है, यहाँ पे इक्वल टू था लेकिन यहाँ पे इक्वल टू नहीं है। तो अगर इक्वल टू नहीं हो, इसका मतलब हुआ 2 और 7 के बीच, मतलब 2 को शामिल नहीं करेंगे, 7 को शामिल नहीं करेंगे। इक्वल टू था तो 2 को भी शामिल किए थे और 7 को भी शामिल किए थे। लेकिन अगर इक्वल टू नहीं है तो 2 और 7 को शामिल नहीं करेंगे। इसका मतलब होता है 2 और 7 के बीच, तो 2 और 7 के बीच कौन संख्या आती है? 3 4 5 और 6। ठीक है, यहाँ देखें, यहाँ पे 2 लेस, यहाँ पे इक्वल टू है लेकिन यहाँ पे इक्वल टू नहीं है, मतलब 2 को शामिल करेंगे, 7 को शामिल नहीं करेंगे। तो इसका n का मतलब हो गया 2 को शामिल करना है तो क्या होगा? 2 3 4 5 6 7 को नहीं करना है क्योंकि 7 के यहाँ पे इक्वल टू नहीं है। यहाँ पे देखें, यहाँ पे n का मान क्या हो गया? जो बीच में रहता है उसका मान होता है। ठीक है, तो यहाँ पे n का मान है क्या चीज? 2 के बगल में यहाँ पे इक्वल टू नहीं है, तो इक्वल टू नहीं है तो 2 को शामिल नहीं करेंगे तो क्या होगा? 3 4 5 6 7। 7 को शामिल इसलिए करेंगे क्योंकि यहाँ पे इक्वल टू है, जहाँ n क्या होता है? नेचुरल नंबर होता है। तो इस तरह के बातें हम लोग को बार बार मिलेगा आगे, इसको अच्छा से पढ़ लें। अब देखें, यह है एप्सिलॉन का चिन्ह, इसे हम पढ़ते हैं बिलोंग्स टू, इसका मतलब होता है अवयव है। यह है डजंट बिलोंग टू, क्या है? डजंट बिलोंग टू। तो ई का जैसा लिख दे तो इसे हम लोग पढ़ेंगे बिलोंग्स टू, ई का जैसा ऐसे लिख के इसे ऐसे काट दे तो इसे पढ़ेंगे डजंट बिलोंग टू। अब देखें, बिलोंग टू का मतलब होता है अवयव है और डजंट बिलोंग टू का मतलब होता है अवयव नहीं है। जैसे मैं उदाहरण लेके समझा रहा हूँ, जैसे यहाँ पे एक सेट है क्योंकि कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिखा है, तो कह रहा है कि बिलोंग्स टू से और डजंट बिलोंग टू से भरें। अब यहाँ पे 5, यहाँ पे डैश डैश ए दिया है। अब यहाँ पे आप क्या भरेंगे? बिलोंग्स टू भरेंगे कि डजंट बिलोंग टू भरेंगे? तो देखेंगे कि 5 जो है इस सेट में एक एलिमेंट्स है कि नहीं है। देखिए सेट में 5 एक एलिमेंट्स है, तो 5 अगर एलिमेंट्स है तो बिलोंग टू भराएगा। ठीक है, उस तरह पे 3 डैश डैश ए, तो देखे 3 जो है इस सेट में एक एलिमेंट्स है कि नहीं है, तो 3 सेट में एक एलिमेंट्स है, इसलिए यहाँ पे क्या भराएगा? बिलोंग्स टू भराएगा। अब देखे 0, अब देखना है 0 इस सेट में एक एलिमेंट्स है कि नहीं है, तो देखे सेट में 0 नहीं है। क्या है? नहीं है। तो नहीं है तो क्या भराएगा? डजंट बिलोंग टू, डजंट बिलोंग टू। अब देखे 8 जो है सेट ए में है कि नहीं है, तो सेट ए में 8 नहीं है। देखे नहीं है तो क्या भरेगा? डजंट बिलोंग टू। ठीक है, तो कोई एलिमेंट्स किसी सेट के अंदर हो तो उसके लिए हम लिखते हैं बिलोंग्स टू, और नहीं हो तो लिखते हैं डजंट बिलोंग टू। सेट का रिप्रेजेंटेशन हम लोग 2 तरीकों से करते हैं, मतलब निरूपण, मतलब सेट को हम लोग 2 तरीकों से लिख सकते हैं। पहला का नाम है टेबुलर फॉर्म या रोस्टर फॉर्म, इसका हिंदी होता है सारणी रूप या तालिका रूप। और दूसरा का नाम है सेट बिल्डअप फॉर्म, इसका हिंदी होता है समुच्चय निर्माण रूप।
अब एक एक करके हम लोग समझते हैं कि टेबुलर फॉर्म क्या है और सेल्फ बिल्डअप फॉर्म क्या है। शॉर्ट में समझ ले तो कामा के द्वारा लिखा जाए और संख्याओं में लिखा जाए या लेटरों में लिखा जाए तो उसको हम लोग बोलते हैं रोस्टर फॉर्म, ठीक है। और उसके गुण को लेकर लैंग्वेज में लिख दिया जाए, लैंग्वेज में लिख दिया जाए तो उसको हम लोग बोलते हैं सेल्फ बिल्डअप फॉर्म। जैसे यहाँ पे देखें, यहाँ पे इसको लेटर के रूप में लिखा गया है लेकिन यहाँ पे लैंग्वेज के रूप में लिखा गया है, तो यह जो है लैंग्वेज के रूप में इसलिए सेल्फ बिल्डअप फॉर्म है। और यह जो है कामा दे देकर हर एक लेटर को अलग अलग लिखा गया इसलिए क्या है, यह रोस्टर फॉर्म है। जब एक्सरसाइज शुरू होगा तो इसको और हम अच्छा से पढ़ेंगे। अब समझ ले, इसे क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पे ए बराबर AEIOU है, ठीक है, तो एक सेट है, तो यह कौन फॉर्म है, रोस्टर फॉर्म। अब इसका हम लोग सेल्फ बिल्डअप फॉर्म कैसे लिखेंगे, तो सेल्फ बिल्डअप फॉर्म लिखने का सबसे आसान तरीका, सबसे पहले हम लिखेंगे x सच डैट x, ठीक है। यह दो कॉलन का जो चिन्ह है इसको हम लोग पढ़ेंगे सच डैट, क्या पढ़ेंगे, सच डैट, याद रख लें। कोई भी सेल्फ बिल्डअप फॉर्म लिखाएगा तो इसकी शुरुआत होगी x सच डैट x, कहीं भी x सच डैट x लिखना ही है। यह रूल है कि सेल्फ बिल्डअप फॉर्म की शुरुआत जो होगी x सच डैट x से होगी और उसके बाद लैंग्वेज में लिख देना है। तो यह क्या है, अंग्रेजी वर्णमाला का स्वर है तो लैंग्वेज में लिख दिया अंग्रेजी वर्णमाला का स्वर वर्ण है, ठीक है। तो यह हो गया रोस्टर फॉर्म, यह हो गया सेल्फ बिल्डअप फॉर्म। एक और उदाहरण लेते हैं, यहाँ पे दे b एक सेट है जो कर्ली ब्रैकेट के अंदर कमा दे दे के संख्या लिखा गया है, तो यह कौन फॉर्म का सेट है, रोस्टर फॉर्म का। अब इसे हमें लिखना है सेल्फ बिल्डअप फॉर्म में, तो हम जानते हैं सेल्फ बिल्डअप फॉर्म में हम लैंग्वेज में लिख देते हैं, उसका गुण प्रकट करने के लिए एक बातें लिख देते हैं, ठीक है। और दूसरा रूल ये भी जानते हैं सेल्फ बिल्डअप फॉर्म लिखने के लिए हमेशा आगे क्या लिखाता है, x सच डैट x, हर जगह यह लिखाएगा x सच डैट x। और क्या है, 1 से लेकर 7 तक क्या आपका प्राकृत संख्या है, तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं 1 से लेकर 7 तक प्राकृत संख्या, चाहे आप ये लिख सकते हैं 8 से छोटी प्राकृत संख्या, अब आप जो लिखना चाहें। और एक उदाहरण लेते हैं रोस्टर फॉर्म और सेल्फ बिल्डअप फॉर्म का। उदाहरण नंबर 3 देखें, यहाँ पे जैसे हमने c बराबर लिख दिया 4 8 12 16 20, तो ध्यान दिया 4 का पहाड़ा है, टेबल से 4 का, ठीक है, 4 का 4 4 दूनी 8 4 3 12, आप लोग टेबल जानते हैं, ठीक है। तो अगर टेबल के रूप में हो तो इसे ऐसे भी लिख सकते हैं। यह कौन फॉर्म है, रोस्टर फॉर्म में यहाँ पे सेल्फ बिल्डअप फॉर्म लिखना है। हम अच्छी तरह जानते हैं सेल्फ बिल्डअप फॉर्म लिखने के लिए शुरू में हम लिखते हैं x सच डैश x, और यह क्या है, 21 से कम क्या है, 4 के गुणज है। देखिए ये 21 से कम 4 के गुणज है, तो इसको लिख सकते हैं 21 से कम 4 के गुणज है। या इसको एक और तरीका से लिख सकते हैं, अगर कहीं पहाड़ा हो या कोई निश्चित रूप से बड़ा हो, निश्चित सीक्वेंस में बढ़ा हो, तो उसको हम लोग n के रूप में भी लिख सकते हैं। ध्यान रखें, यह भी सही है और उसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं। कब इस तरीके से लिख सकते हैं, ठीक है, कोई सीक्वेंस जो हो n के रूप में बड़ा हो, ठीक है, कोई निश्चित नियम का पालन करते हुए बढ़ा हुआ हो, तो उसको हम लोग लैंग्वेज में लिख सकते हैं और n के रूप में भी लिख सकते हैं। तो इसी चीज को हम n के रूप में कैसे लिखेंगे, याद देखिए आप लोग, ठीक है। तो अगर 4 का पहाड़ा हो तो लिख देंगे x सच डैश x बराबर 4n, 4 का पहाड़ा हो तो। अगर 5 का पहाड़ा यहाँ पे हो, 5 का 5 5 10 15 15 25 24 25 5 30 ऐसे, तो x सच डैश x बराबर लिख देंगे 5n। अगर 10 का यहाँ पे पहाड़ा हो तो x सच डैश x बराबर लिख देंगे 10n। उसके बाद ध्यान देंगे कि पहाड़ा कितना बार पढ़ा गया है, तो देखिए कितना बार, 1 2 3 4 5 बार पढ़ा गया है, मतलब n का जो इसमें मान है 1 से लेकर कहाँ तक है, 5 तक है। और 1 से लेकर 5 तक क्या लिखेंगे, 1 लेस देन इक्वल टू n लेस देन इक्वल टू 5, ठीक है। एग्जाम्पल 4 लेते हैं, d बराबर 1 4 9 16 25 और 36 कर्ली ब्रैकेट के अंदर है, यह क्या है, सेट है। अब इसको हमें लिखना है सेल्फ बिल्डअप फॉर्म में, तो मैं पहले बोल दिया एक तो लैंग्वेज में लिख सकते हैं या इसको n के रूप में लिख सकते हैं, ठीक है। तो ज़्यादा n के रूप में सूटेबल है, ऐसे क्वेश्चन को ज़्यादातर n के रूप में ही लिखा जाता है। तो पहले हम लोग ऐसा क्वेश्चन मिले, ठीक है, तो ध्यान दें कि n कैसे बढ़ रहा है, ठीक है। और n आप लोग जानते हैं कि n का मतलब होता है 1 2 3 4 5 अनंत तक, ठीक है। तब पहले इसको कहीं मन में या रफ में अलग बनाएंगे तो n कैसे बढ़े, 1 का मतलब होता है 1 का स्क्वायर, ठीक है, 4 का मतलब होता है 2 के स्क्वायर,
9 का मतलब होता है 3 के स्क्वायर, 16 का मतलब होता है 4 का स्क्वायर, 25 का मतलब 5 का स्क्वायर, 36 का मतलब 6 का स्क्वायर। देखिए n कहाँ है, ऊपर तो सब में 2 है लेकिन n कहाँ है, देखिए 1 2 3 4 5 6, मतलब नीचे n बढ़ा है, नीचे की तरफ n जो है वो बढ़ रहा है। ठीक है, तो जहाँ भी 1 2 3 4 5 6 7 8 दिखाई दे उसके स्थान पर हम लोग क्या लिख देंगे, n लिख देंगे। क्या लिख देंगे, n, क्योंकि यहाँ पे नीचे की तरफ 1 2 3 4 5 6 बढ़ रहा है, तो इसके लिए हम लोग क्या लिख देंगे, n लिख देंगे। और ऊपर क्या है सबका 2, तो इसका मतलब हुआ n स्क्वायर। ये किसका स्क्वायर है, n स्क्वायर है। शॉर्टकट में आप लोग समझ ले, या 1 का स्क्वायर है, या 2 का स्क्वायर, या 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर। अगर कहा जाए कि आप n के रूप में लिखें तो 1 2 3 4 5 का स्क्वायर हो रहा है, इसलिए किसका स्क्वायर होगा, या n का स्क्वायर होगा। किसका होगा, n का स्क्वायर होगा। ठीक है, तो इसके बदले में लिख देंगे n का स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि 1 के स्क्वायर, 2 के स्क्वायर, 3 के, 4 के, 5 के, 6 के, इसके बदले हम लिखेंगे n के स्क्वायर। तो लेंगे x सजेस्ट x बराबर n स्क्वायर। ठीक है, और n का मान कितना बार है देखे तो 1 2 3 4 5 6, x ले कहाँ तक, 6 तक लेगा। 1 लेस देन इक्वल टू n लेस देन इक्वल टू 6। रोस्टर फॉर्म को और सेल डिस्ट्रीब्यूटर फॉर्म को अपने एक्सरसाइज में और अच्छा से हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, अब अपने एक्सरसाइज 1.1 को शुरू कर रहे हैं। चले अपने एक्सरसाइज 1.1 को शुरू करते हैं। इसका पहला क्वेश्चन है, कुछ संग्रह दिया है और इसमें हमें पहचानना है कौन सा संग्रह सेट है, कौन सा संग्रह सेट नहीं है, जिसको हम लोग शुरू में पढ़े। पहला है जे से शुरू होने वाले महीनों का संग्रह। तो मैं आप लोगों को बताया कि वही संग्रह सेट है जिसका आंसर 1 हो। आंसर केवल 1 हो तो सेट है, और आंसर अलग अलग हो जाए तो सेट नहीं है। तो जे से शुरू होने वाले महीनों का संग्रह अगर दिया जाए तो सब लोग एक ही लिखेगा, जनवरी, जून और जुलाई। ठीक है, इसका आंसर 1 ही है, इसलिए यह सेट है। यह क्या है, सेट है। पहला जो क्वेश्चन है वो सेट है। ठीक है, अब दूसरा देखें, भारत के 10 प्रतिभाशाली लेखक। मैं बोल दिया कि इसका आंसर अलग अलग हो सकता है। मेरे अनुसार प्रतिभाशाली लेखक प्रेमचंद है, आपके अनुसार सूर्यकांत त्रिपाठी निराला है। इस तरीके से अगर अलग अलग विद्यार्थियों को दिया जाए कि आप प्रतिभाशाली लेखकों का संग्रह करें तो अलग अलग संग्रह हो सकता है, इसका आंसर अलग अलग हो सकता है, इसलिए सेट नहीं है। अगला देखें, विश्व का सर्वश्रेष्ठ 11 बल्लेबाज। इसका भी आंसर अलग अलग हो सकता है। मेरे अनुसार मान लीजिए विराट कोहली है, धोनी अभी बताया था मैं, आपके अनुसार सहवाग है, सचिन है। इस तरीके से अलग अलग विद्यार्थियों का आंसर अलग अलग हो सकता है। हम जानते हैं कि अलग अलग आंसर हो तो सेट नहीं है, एक ही आंसर हो तो सेट है, इसलिए क्या है, सेट नहीं है। इसको ले, आपकी कक्षा के सभी विद्यार्थियों का संग्रह। मान लीजिए आप कक्षा में पढ़ते हैं, उस कक्षा में कितने विद्यार्थी बैठे हैं, 50 विद्यार्थी बैठे हैं, तो 50 का आप नाम लिख सकते हैं। कोई बाहर वाले विद्यार्थी का तो नाम लिखेंगे नहीं, तो आपकी कक्षा में कितने विद्यार्थी हैं उसका आप नाम लिख सकते हैं, इसलिए क्या है, सेट है। और इस क्वेश्चन को 5 विद्यार्थियों को दिया जाए कि आपके कक्षा में जितने विद्यार्थी बैठे हैं सबका नाम लिखें, चाहे 5 विद्यार्थियों को लिखने के लिए बोले जाए चाहे 10, सब एक ही नाम लिखेगा। कैसे, उसी का नाम लिखा जो क्लास में बैठा है, और जो क्लास में बैठा है वो डिफाइन है। 100 से कम प्राकृतिक संख्याओं का संग्रह, इसका भी आंसर एक ही होगा। 100 से कम क्या होगा, 1 2 3 कहाँ तक, 99 तक। इस क्वेश्चन का जवाब कोई भी विद्यार्थी यही लिखेगा। कोई भी विद्यार्थी से कहा जाए कि 100 से कम प्राकृतिक संख्याओं का संग्रह लिखे तो 1 से लेकर 99 तक लिखेगा। तो इस क्वेश्चन का केवल एक ही आंसर मिल रहा है, इसलिए सेट है। यह भी क्या है, सेट है। इसको ले, लेखक प्रेमचंद द्वारा लिखित उपन्यास। मैं अभी बोला लेखक प्रेमचंद द्वारा लिखित उपन्यास, अक्षय कुमार द्वारा बनाए गए फिल्म, जितने बनाए होंगे 50 40 जितने भी, वही ना होगा। तो इस तरह क्वेश्चन भी क्या होते हैं, सेट है। सभी सम पूर्णांकों का संग्रह। सम पूर्णांक क्या होते हैं, 2 4 6 8 10 अनंत तक होते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि आप सभी सम पूर्णांकों को लिखें तो किसी से भी पूछा जाएगा आंसर यही लिखेगा, कोई दूसरा आंसर नहीं लिख सकता। तो चूंकि इस क्वेश्चन का आंसर एक ही मिल रहा है इसलिए सेट है। तो क्या है, सेट है। इस अध्याय में आने वाले प्रश्न, अब मान लीजिए अध्याय एक्सरसाइज 1.1 में जो भी प्रश्न आ रहा है सबको दिखाई दे रहा है। कहा जाए कि 1.1 में कौन कौन से प्रश्न आ रहे हैं, सभी विद्यार्थी एक ही आंसर देंगे,
इसलिए क्या है, सेट है। अब देखें, विश्व के खतरनाक जानवर में बोल दिया खतरनाक जानवर अगर दो आदमी को दिया जाए तो किसी को आंसर बाघ खतरनाक है, किसी को आंसर शेर खतरनाक है, किसी को आंसर हाथी खतरनाक है। अलग अलग आदमी का आंसर अलग अलग हो सकता है, इसलिए क्या है, सेट नहीं है। क्वेश्चन नंबर 2, ए बराबर 1 2 3 4 5 6 एक सेट दिया है और इसको भरना है बिलोंग्स टू और डजंट बिलोंग टू से। तो मैं बता दिया हूं कि सेट के अंदर कोई एलिमेंट्स हो तो उसके लिए बिलोंग्स टू का प्रयोग होता है, और कोई एलिमेंट्स नहीं हो तो उसके लिए डजंट बिलोंग टू का प्रयोग होता है। जैसे हम देख रहे हैं कि 5 डैश डैश ए, अब यहाँ पे भरना है बिलोंग्स टू या डजंट बिलोंग टू से। तो देख रहे हैं कि ए सेट है जिसके अंदर 5 है, मौजूद है, तो मौजूद हो तो बिलोंग्स टू, तो यहाँ बिलोंग्स टू हो गया। ठीक है, अब देख रहे हैं कि 8 इस सेट के अंदर है, नहीं है, तो नहीं है तो क्या लगेगा, डजंट बिलोंग टू। 0 इस सेट के अंदर है, देखें 0 नहीं है तो नहीं रहने पे क्या लगेगा, डजंट बिलोंग टू। 4 इस सेट के अंदर है, होने पे क्या लगता है, बिलोंग्स टू। तो होने पे बिलोंग्स टू और नहीं होने पे डजंट बिलोंग टू। 2 है इसलिए बिलोंग टू, 10 नहीं है इसलिए क्या लगेगा, डजंट बिलोंग टू। क्वेश्चन नंबर 3 का पहला दिया है x सब्जेक्ट x एक पूर्णांक है और उसका मान -3 से 7 के बीच है। अभी इसका मैंने अर्थ बताया था, -3 से 7 के बीच है और यह सेल्फ बिल्डर फॉर्म में है, कह रहा है इसका रोस्टर फॉर्म में लिखें। तो इसका आंसर होगा हमें -3 और 7 के बीच आने वाले सभी संख्याओं को लिख देना है। तब बताएं -3 और 7 के बीच कौन कौन से संख्या आते हैं, शॉर्टकट में समझ ले आप लोग। हम जानते हैं कि मिडल में होता है आपका 0, इसके आगे माइनस आता है, -1 -2 -3 -4 -5 अनंत तक, और इसके पीछे में जाता है +1 2 3 4 5 6 7 8 जहाँ तक अनंत तक हो। अब आप ध्यान दें कि -3 और 7 के बीच की संख्याओं को लिखना है। तब पहले हमने क्या बना दिया, एक संख्या रेखा बना दिया। संख्या रेखा आप लोग मैट्रिक में सीखे हैं कि मिडल में होता है 0, उसके आगे माइनस आता है, -1 -2 जहाँ तक जरूरत वहाँ तक बढ़ सकते हैं, और पीछे प्लस जाता है, जहाँ तक जरूरत वहाँ तक बढ़ सकते हैं। तो हमें क्या लेना है, -3 से 7 के बीच। तो देखें -3 कहाँ है, यहाँ है, और 7 कहाँ है, यहाँ है। और देख रहे हैं कि लेस देन के नीचे इक्वल टू नहीं दिया है, इससे मतलब इसके बीच वाले संख्याओं को लिखना है। तो इन दोनों के बीच कौन संख्या आ रहा है, बोले आप लोग, इन दोनों के बीच आ रहा है संख्या क्या चीज आपका, -2 -1 0 1 2 3 4 5 और 6। तो इसका आंसर हो गया। इसका आंसर क्या हो गया। तो कोई अगर भारी लग रहा है तो आप तुरंत उसका संख्या रेखा खींच दें और संख्या रेखा पर दर्शाएंगे तो आसान हो जाएगा। जैसे कितना आसान है, देखिए इसको देखें, क्वेश्चन नंबर 2 को, x सब्जेक्ट x 6 से कम प्रकृत संख्या, यह सेल्फ बिल्डर फॉर्म में है, इसका रोस्टर फॉर्म में लिखना है। तो इसका रोस्टर फॉर्म में क्या होगा, इसका रोस्टर फॉर्म होगा 6 से कम प्रकृत संख्या। और आप लोग जानते हैं कि 6 से कम प्रकृत संख्या क्या होता है, 1 2 3 4 और 5 हो गया इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 को देखें, कह रहा है कि एक सब्जेक्ट 2 अंकों की संख्या है जिनके अंकों का योग क्या है, 8 है। पहले अब 2 अंकों की संख्या क्या होता है, 10 से लेकर 99 तक की संख्या को हम 2 अंकों की संख्या कहते हैं। 10 11 12 13 14 ऐसे 14 15 99 तक की संख्या को 2 अंकों की संख्या कहते हैं। तो उनमें से हमें उन संख्याओं को चुनना है जिनके अंकों का योग क्या है, 8 है। देखिए 9 9 जोड़ेंगे तो इनका अंकों का योग क्या है, 18 है, नहीं लेंगे। 4 1 5 अंकों का योग 5 है। 1 3 4 इसका अंकों का योग क्या है, 4 है। मतलब उसी संख्या को लेना है जिनके अंकों का योग 8 हो। तो कौन कौन संख्या, मान लीजिए 17, देखा तो 17 जो है अंकों का योग क्या है, 1 और 7 क्या है, 8 है। चाहे हम मान लीजिए 26 ले लिए, 26 क्या है, 2 और 6 क्या है, अंकों का योग 8 है। चाहे हम लोग क्या लिए 35 ले लिए, 35 भी क्या है, 3 और 5 8 है। चाहे हम लोग क्या लिए 44, अंकों का क्या है, 8 है। चाहे हम लोग क्या लिए 53, चाहे हम लोग लिए 62, चाहे हम लोग लिए 71, ठीक है। इस सब के अंकों का क्या है, 8 है। चाहे हम लोग 80 भी लेंगे तो इसके अंकों का क्या है, 8 है। देखे तो 8 गो और 0 कितना होता है, 8 गो।
7 गो 1 8 गो, 6 गो 2 8 गो। तो ये सभी 2 अंकों की संख्याएं हैं जिनके अंकों का योग क्या है? 8 है। क्वेश्चन नंबर 4 समझने के पहले थोड़ा आभास संख्याएं समझ लें। आप लोग पढ़ चुके आभास संख्या में संख्याएं होती है जिसका आभास गुणनखंडन संभव नहीं हो। जैसे हम इसका गुणनखंडन नहीं कर सकते, इसका भी आभास गुणनखंडन नहीं कर सकते। जितना बोर्ड पे संख्याएं लिखे हैं किसी का भी आभास गुणनखंडन नहीं कर सकते, लेकिन आप 9 का आभास गुणनखंडन कर सकते हैं, 3 × 3। और किसी का कर सकते हैं नहीं। इसका तो 9 जो है अभाज्य संख्या है। कौन संख्या है? भाज्य संख्या है। लेकिन 11 क्या है? अभाज्य है। 13 अभाज्य है, 17 अभाज्य है, 19 अभाज्य है। आपसे पूछा जाए 4, तो 4 का गुणनखंडन 2 × 2 होगा। इसलिए 4 कौन संख्या है? भाज्य संख्या है। तो जिसका अभाज्य गुणनखंडन हो जाए वो भाज्य संख्या होता है, और जिसका नहीं हो सके वो होता है अभाज्य संख्या। तो 2 का नहीं होगा इसलिए 2 अभाज्य संख्या है। 3 का गुणनखंडन नहीं होगा इसलिए 3 अभाज्य संख्या है। ठीक है, 5 अभाज्य संख्या है, 7 अभाज्य संख्या है। ठीक है, जिसका गुणनखंडन हो जाए वो कौन संख्या होता है? भाज्य संख्या होता है। बीच में आने वाला 9 कौन संख्या है? भाज्य संख्या है। ठीक है, 1 को न तो हम लोग भाज्य संख्या मानते हैं न ही अभाज्य संख्या मानते हैं। ठीक है, तो यही क्वेश्चन कहा है कि एक ऐसा भाज्य संख्या बताएं जो 60 का भाजक हो। मतलब वो भाज्य संख्या आप लिखना है जिससे 60 में भाग लग जाए। तो देखें तो 2 अभाज्य संख्या है, 2 से 60 में भाग लगेगा, लग जाएगा। 2 से 60 में भाग लग जाएगा, इसलिए इसका आंसर हो गया 2। 3 से भाग लगेगा, हाँ 3 से 60 में भाग लग जाएगा, इसलिए आंसर 3 भी हुआ। 5 से 60 में भाग लगेगा, लग जाएगा, इसलिए आंसर 5 भी हुआ। 7 से नहीं लगेगा, 11 13 17 19 इससे भाग नहीं लगेगा। मतलब 60 में केवल 2 3 5 से भाग लगेगा, इसलिए इसका आंसर क्या होगा? 2 3 5। अब देखें आप लोग, हाँ अब देखें, कोई अगर शब्द दिया, वर्ड दिया, वर्ड, तो वर्ड जो होता है ऑलरेडी सेल्ड बिल्डर फॉर्म में होता है, और उसका अगर रोस्टर फॉर्म लिखना हो तो वर्ड जो दिया रहेगा यहाँ पे वर्ड, उसके अक्षरों को अलग अलग कर दो, लेटरों को अलग अलग कर दो। बस इस बात का ध्यान रहे कि एक लेटर जो एक बार लिखा गया है दोबारा नहीं लिखा है। तो बस इसके यह जो है सेल्फ बिल्डर फॉर्म में है, इसको अगर रोस्टर फॉर्म में लिखना है तो इसके सभी लेटर को हम लोग अलग अलग कर देंगे। कमा देते हुए टी अलग कर दिए, कमा दे दिए, आर अलग कर दिए, कमा दे दिए, आई अलग कर दिए, कमा दे दिए, जी अलग, कमा, ओ, फिर एन। साथ में इस बात का भी ध्यान रखना है कि एक लेटर दोबारा नहीं लिखा जाएगा। तो ओ पहले ही लिखा जा चुका, इसलिए ओ नहीं लिखाएगा दोबारा। फिर लिखेंगे एम, फिर लिखेंगे ई पहले लिखा है नहीं लिखा है, तो फिर होगा ई। अब देखेंगे टी पहले लिखा जा चुका है, देखा तो टी लिखा गया है इसलिए दोबारा नहीं लिखाएगा। आर भी लिखा गया पहले तो दोबारा नहीं लिखाएगा। क्या हो गया आपका? वाई। ध्यान दें, इसके लेटर को अलग अलग तो करेंगे, लेकिन इस बात का ध्यान रखेंगे जो एक लेटर एक बार ही लिखा जाएगा। तो जैसे टी लिखा गया, आर लिखा गया, आई लिखा गया, जी लिखा गया, ओ लिखा गया, एन लिखा गया, फिर ओ है। ओ आगे हम लिख चुके हैं इसलिए ओ को दोबारा नहीं लिखेंगे। फिर एम लिखा गया, ठीक है, और फिर ई लिखा गया, फिर टी हमने पहले लिख दिया है इसलिए दोबारा नहीं लिखेंगे। उसके बाद हम लोग बारी आएगा किसका? आर का। आर भी हमने पहले लिख दिया इसलिए दोबारा नहीं लिखेंगे। अब बारी है किसका? वाई का, तो हमने वाई लिख दिया। इसको देखें, एफ बराबर, इसमें हम देख रहे हैं बी लिखेंगे, और उसके बाद क्या लेंगे? यहाँ पे ई लिखेंगे, उसके बाद यहाँ पे क्या लिखेंगे? टी लिखेंगे। बी लिखा गया, ई लिखा गया, टी लिखा गया, फिर टी है, टी डबल नहीं लिखाएगा, फिर ई भी डबल नहीं लिखा, इसलिए क्या लिख देंगे? आर लिख देंगे। क्वेश्चन नंबर 4, यह रोस्टर फॉर्म में दिया है और इसको हमें सेल्फ बिल्डर फॉर्म में लिखना है। तो मैं बोल ही दिया है, सेल्फ बिल्डर फॉर्म को हम लोग एक तो लैंग्वेज में लिख सकते हैं और एक एन के द्वारा लिख सकते हैं। ठीक है, एन के द्वारा, एन का मान आप लोग जानते हैं 1 2 3 4, कौन नंबर? नेचुरल नंबर। ठीक है, ज़्यादा एन के द्वारा ही लिखा जाता है। यह तो आसान है, मैंने आप लोग को तुरंत पढ़ाया था। क्या है? 3 का 3, 3 दूना 6, 3 का 9, 3 चौका 12, 3 का पहाड़ा है। तो हमने बोला था कि 3 का पहाड़ा हो तो क्या लिखेंगे? 3n। 4 का पहाड़ा हो तो 4n, 10 का पहाड़ा हो तो 10n, 12 का पहाड़ा हो तो 12n। मैंने इंट्रोडक्शन में इसको समझाया था। ठीक है, तो इसको आप लोग सेल्फ बिल्डर फॉर्म में लिखने के लिए क्या लिखेंगे? एक्स सब्सटेंस एक्स। कैसे मैं पढ़ाया था कि सेल्फ बिल्डर फॉर्म में लिखना हो तो पहले लिखेंगे एक्स सब्सटेंस एक्स, हर जगह लिखाएगा। बराबर क्या है? 3 का पहाड़ा है तो क्या लेंगे लोग? 3n।
और n कितना बार है, ठीक है। तो 1 2 3 4, ठीक है, 4 टाइम्स तक है। कितना चलो 4 टाइम्स तक है, तो इसलिए क्या लेंगे 1 से लेके 4 तक, 1 लेस देन इक्वल टू n लेस देन इक्वल टू 4, ठीक है। मतलब 3 का तो पहाड़ा है, लेकिन 3 का पहाड़ा कितना टाइम्स तक है, तो 3 का पहाड़ा 4 टाइम्स तक है। देखा तो 1 2 3 4, तो इसलिए 1 से लेकर कहाँ तक 4 तक किसका मान है, n का मान है। अब देखिए इसको दे, यह कैसे बढ़ा है, इसमें n कैसे बढ़ा है, ध्यान देखिए। तो हम देख रहे हैं कहीं अलग रफ में करके कि 2 के पावर 1, यह है 2 के पावर 2, यह है 2 के पावर 3, यह है 2 के पावर 4, यह है 2 के पावर 5। देखे तो नीचे से सबके 2 है, लेकिन 1 2 3 4 5 6 के लिए हम लोग क्या लिखते हैं, n लिखते हैं। मैं बार बार बोल दिया कि n का मतलब होता है 1 2 3 4 5 6। तो 1 2 3 4 5 6 ऊपर बढ़ा है तो हम ऊपर n लिखेंगे, 1 2 3 4 5 6 नीचे बढ़े तो नीचे n लिखेंगे, जहां बढ़े वहां n लिखेंगे। तो इसका मतलब हुआ x सॉल्व x बराबर 1 2 3 4 5 ऊपर बढ़ा है, नीचे सब में क्या है 2 है, तो लिखेंगे 2 के पावर n, 2 के पावर क्या लिखेंगे n। और कितना बार बढ़ा है, तो देखिए 1 2 3 4 5, 5 बार बढ़ा है, तो x ले कहां तक 5 तक, तो 1 लेस देन इक्वल टू n लेस देन इक्वल टू 5। इसको लेंगे तो यहाँ पे क्या है देखें, 5 के पावर 1, यह है 5 के पावर 2, यह है 5 के पावर 3, यह है 5 के पावर 4। देखिए 1 2 3 4 कहाँ बढ़ा है, बेस में बढ़ा है या पावर में बढ़ा है, तो पावर में बढ़ा है। और जहाँ पे 1 2 3 4 5 बढ़े उसके लिए हम लोग n लिखेंगे, क्या लिखेंगे n। तो नीचे सब में 5 है, ऊपर 1 2 3 4 बढ़ा है, तो ऊपर क्या लेंगे n। तो इसका मतलब हुआ x बराबर नीचे सब में 5 है, 5 1 2 3 4 ऊपर बढ़ा के 5 के पावर n। और कितना बार है देखा तो 1 2 3 4 टाइम्स है, मतलब n का मान x ले कहाँ तक है 4 तक, 1 लेस देन इक्वल टू n लेस देन इक्वल टू 4। ठीक है, अच्छी तरह से हम सोच रहे हैं कि समझ में आ रहा होगा। अगर नहीं आ रहा हो तो कमेंट करके बोलेंगे, ठीक है, हम एक बार और समझा देंगे। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या है, 2 4 6 8 10, ठीक है, ऐसा अनंत तक बढ़ा है। तो ऑलरेडी हम जानते हैं कि 2 4 6 8 10 क्या है, सम संख्या है, तो आसानी से लिख दे आप लोग। क्या लिखेंगे, x एक धनात्मक सम पूर्णांक है। अब देखें, एक देख के आप लोग नहीं घबराएं, क्योंकि सेल बिल्डर फॉर्म में एक लिखेंगे तो भी सही, नहीं लिखेंगे तो भी सही, क्योंकि इसमें सेट में हर एक संख्या को या हर एक एलिमेंट्स को हम अलग अलग दिखाते हैं, इसलिए आपके बुक में एक लिख भी देता है। तो आप यहाँ पे एक लिखेंगे तो भी सही, नहीं लिखेंगे तो भी सही। अगर आप लिखेंगे x धनात्मक सम पूर्णांक है तो भी सही, x एक धनात्मक सम पूर्णांक है तो भी सही। इसको देखें, इसको तो हम लोग n के ही रूप में लिखेंगे तो आसान है। तो देखें तो बट सॉल्व करें कैसे है, तो यहाँ 1 के पावर 1, 1 के पावर 2 और 2 के पावर 2, 3 के पावर 2, 4 के पावर 2, ऐसे लास्ट में है 10 के पावर 2। मतलब यह शुरू के 10 प्राकृत संख्याओं का स्क्वायर है। देखो तो 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, मतलब 1 2 3 4 कहाँ बढ़ा है, नीचे बेस में बढ़ा है, ठीक है। और 1 2 3 4 5 के स्थान पे क्या लेंगे n, मतलब इसका मतलब हुआ x बराबर n के पावर 2, क्योंकि सब में 2 है ऊपर में, ठीक है, n के पावर 2। और कितना बार है, कितना टाइम्स है, तो 1 से लेके 1 2 3 यहाँ पे 10 तक है। कहाँ तक है, 10 तक, क्योंकि 10 का स्क्वायर क्या होगा 100 होगा, ठीक है। और n का मान कहाँ है, 1 से लेके 10 तक है। क्वेश्चन नंबर 5 का पहला क्वेश्चन है, a बराबर x एक विषम प्राकृत संख्या है और ये सेल बिल्डर फॉर्म में दिया है, इसको हमें रोस्टर फॉर्म में लिखना है। काफी आसान है, आंसर जब लिखेंगे इसका तो a बराबर विषम प्राकृत संख्या, विषम प्राकृत संख्या होता है 1 3 5 7 9 अनंत तक जाता है। कहाँ तक जाता है, अनंत तक। क्लियर हो गया। इसको दे, ये भी सेल बिल्डर फॉर्म में है, रोस्टर फॉर्म में लिखना है, लेकिन थोड़ा आप लोग यहाँ पजलिंग लगेगा। तो मैं पहले बोल दिया कोई अगर टफ लगे तो संख्या रेखा बना दें, हमने यहाँ पे एक संख्या रेखा बना दिया, ठीक है।
संख्या रेखा हम अच्छी तरह जानते हैं, जो मिडल में होता है 0, इसके आगे माइनस होता है -1 -2 -3, हमें जहाँ तक जरूरत पड़े, और पीछे की तरफ प्लस होता है 1 2 3 4 5 6, हमें जहाँ तक जरूरत पड़े। ठीक है, अब देखें हमें संख्या रेखा पे आगे की तरफ दिखाना है -½ हाफ कहाँ होगा? ठीक है, तो 0 और 1 के बीच में हाफ होता है, तो -½ यहाँ होगा -1/2। यहाँ पे 9/2 का मतलब होता है 4.5, मतलब 4.5। क्या होता है? 4.5। 4.5 कहाँ होगा? 4 और 5 के बीच होगा, 4 और 5 के बीच हो गया 9/2। दोनों के बीच में लिखना है, दोनों के बीच में। तो दोनों के बीच में कौन संख्या आ रहा है आप लिख लें, तो दोनों के बीच में आ रहा है 0 1 2 3 और 4। आपका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 का 3 जो है, देखिए क्या कर रहा है, x जो एक पूर्णांक है और उस पूर्णांक का मान x² जो है <= किसके? 4 के। तो अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो आगे एक चैप्टर है लीनियर इक्वेशन, उसमें हम इसको काफ़ी डिटेल्स में पढ़ेंगे। फिलहाल में आप लोग जान लें कि अगर ऐसा क्वेश्चन आप लोगों को मिले तो सबसे पहले यहाँ पे इक्वल टू समझ के इसे बना लेंगे। तो इक्वल टू समझ के बनाएंगे तो क्या होगा, x² = 4। हम अच्छी तरह जानते हैं इधर स्क्वायर है, इधर आगे तो क्या होगा, रूट होगा, रूट के साथ प्लस माइनस दोनों होगा, तो x बराबर क्या होगा, √4 साथ में प्लस माइनस दोनों, तो क्या होगा +-2। मतलब इसका मान -2 से लेकर +2 तक होगा, -2 से लेकर +2 तक। तो इसका आंसर जो हो गया -2 -1 0 1 और 2, मतलब -2 से लेकर +2 तक इसका आंसर होगा। ठीक है, मतलब -2 का भी स्क्वायर करेंगे तो 4 के बराबर या 4 से छोटा होगा, -1 का भी स्क्वायर करेंगे तो 4 के बराबर या 4 से छोटा होगा। इस तरह 0 का भी स्क्वायर 4 के बराबर या 4 के छोटा होगा। ठीक है, इस बात को आप लोग ध्यान रखेंगे। यार आप लोग तुरंत बनाए, अभी यहाँ पे लॉयल एक शब्द है। ठीक है, तो हमने बोला कि लेटर को अलग अलग कर देंगे, बस इस बात का ध्यान रखेंगे कि एक लेटर दोबारा नहीं लिखा है। तो L लिख दिया हमने, O लिख दिया, Y लिख दिया, फिर A लिख दिया, फिर L है, हम L एक बार लिख चुके हैं तो दोबारा नहीं लिखाएगा। इसको ले क्वेश्चन नंबर 5 को, वर्ष का एक महीना जिसमें 31 दिन नहीं होते हैं, उस सभी महीनों के नाम लिखना है जिसमें 31 दिन नहीं होते। आप जानते हैं फरवरी के पास 31 दिन नहीं होता है, इसके पास या तो 28 या 29 दिन होते हैं। इस तरह अप्रैल के पास 30 दिन होते हैं, जून के पास भी 30 दिन होते हैं, सितंबर के पास भी 30 दिन होते हैं, नवंबर के पास भी 30 दिन होते हैं। मतलब ऐसे महीने हैं जिसके पास 31 दिन नहीं होते हैं। अगला क्वेश्चन है कि के के पहले आने वाले व्यंजन, के आप ABCD मतलब लेटर्स जानते हैं, तो के के पहले आने वाले सभी व्यंजन को हमें लिखना है। तो के के पहले क्या आता है, ए जो है वो वोवेल है, बी है यहाँ पे कॉन्सोनेंट है, सी कॉन्सोनेंट है, डी कॉन्सोनेंट है, एफ कॉन्सोनेंट है, जी कॉन्सोनेंट है, एच कॉन्सोनेंट है और जे क्या है, कॉन्सोनेंट है। ऐसे कॉन्सोनेंट है जो के पहले आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 जो है, इस ए को बी से क्या करना है, मिलान करना है। आप लोग क्वेश्चन अपने बुक में देख लेंगे, मैंने क्वेश्चन शॉर्ट में लिखा है। ठीक है, तो ए को बी से मिलान करना है, तो आप देखिए क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 ऐसे है। इधर क्या है, ABCD, हमें देखना है कि कौन किसके लिए क्या है, सुटेबल है। तो हम लोग शुरू करते हैं। पहले यहाँ पे 3 नंबर देखें, मैथमेटिक्स से रिलेटेड है ना, तो इधर जो मैथमेटिक्स होगा वही सही है, तो क्या है, डी है। मतलब 3 नंबर का आंसर क्या होगा आपका, डी। क्लियर है आपका। अब देखें यहाँ पे कह रहा है कि 1 3 5 7 9 क्या है, विषम संख्या है। देखे तो 10 से कम विषम संख्या, देखे 10 से कम क्या है, विषम संख्या है, मतलब बी आंसर हुआ। मतलब 4 का क्या हो गया आपका, बी। क्लियर है। देखे तो 1 3 5 7 9 विषम संख्या है, कहिए रहा इधर कि 10 से कम विषम संख्या, तो 10 से कम विषम संख्या है ही। क्लियर हो गया। अब ऊपर से ले, ऊपर कह रहा है कि 1 2 3 6 क्या है, चुने इसमें। तो पहला ऑप्शन कह रहा है कि अभाज्य संख्या है, तो इसमें 1 तो अभाज्य होता नहीं है, 6 भी अभाज्य नहीं होता है, तो ऐसा ऑप्शन गलत है इसके लिए। यह हो ही चुका है, यह क्या है, 6 का भाजक है, सभी क्या है, 6 के भाजक है, मतलब 1 का क्या आंसर होगा, सी। ठीक है। अब देखिए 2 और 3 दोनों क्या है, अभाज्य संख्या है और दोनों 6 के भाजक हैं। इसका मतलब क्या हुआ, 2 का क्या होगा आंसर, ए। ठीक है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। ठीक है, और मन से पढ़ें। कहीं भी प्रॉब्लम आ रही है तो कमेंट करके मुझसे पूछें, मैं उसका जवाब जरूर दूंगा।